क्रोमेटिड आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड, और ये येलो वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये येलो वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, और ये कैनाइटोकोर्स है। इसी कैनाइटोकोर्स से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो दिख रहा है आपको, फिर बता देते हैं, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा। तो आप इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इजीली पढ़ सकते हैं, दिख रहा है। हाँ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इन एम फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज, यानी कि एम फेज में जो डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेज में पढ़ रहे हैं, एम फेज क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन को, यानी कि सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम अपीयर होने लगा जब ये क्रोमैटिन का कंडेंसेशन है ना, तो ये यही होता है। ये मोटा मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर मेटाफेज क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो आप मेटाफेज में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इजी टू क्लियरली, और देखिए फर्स्ट विजिबल और क्लियरली विजिबल में अंतर होता है। आप इसी को फर्स्ट कैनाइटोकोर्स, और इसी कैनाइटोकोर्स के थ्रू स्पिंडल फाइबर जो है ब्लैक कलर का, आपको सबसे जूम नजदीक से दिखा रहा है, ये क्या है, कैनाइटोकोर, और ये येलो कलर का सेंट्रोमियर। और ये कैनाइटोकोर्स कैसा है, एक क्रोमोसोम में दो स्पिंडल फाइबर, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये दो स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होता है, यहाँ से यहाँ। हेलो नीटेस्ट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन भी करके आए होंगे। तो मैं ऋषि जायसवाल, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे। उसमें दो पोर्शन था, एक इंटरफेज और एक एम फेज। तो आपको इंटरफेज के बारे में बताए थे, तो आज के लेक्चर में एम फेज के बारे में होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए PLQ है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं आप इसको वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, देन इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए पहले। इजी क्वेश्चन है, जो भी आपको इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, आंसर मिला लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। तो आपको इंटरफेज के बारे में बताए थे कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। सेल साइकिल में दो फेज था, एक एम फेज और एक इंटरफेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। तो आप इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि इंटरफेज किसमें प्रेजेंट है, ए G1 फेज, एम फेज, एस फेज, इंटरफेज। तो याद रखिएगा कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। और वो आपको ये भी बताए थे कि इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का सेल डिवीजन होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज में प्रिपरेशन होता है, और प्रिपरेशन में क्या होता है, तो सेल का ग्रोथ होता है और DNA डबल होता है, आपको बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है सेल साइकिल के फेजेज के बारे में। तो आपको बताए थे जो इंटरफेज था ये 3 फेज में डिवाइड था, G1, S और G2। देन उसके बाद एम फेज आ रहा था। ओके, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, G1 के बाद G2, G1 के बाद G2 आ रहा है कि बीच में S आ रहा है, G1 के बाद G2 SM, तो ये नहीं होगा। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि 1 के बाद 2 आता है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि आपको बताया गया होगा कि 1 के बाद 2 आता है, तो इसलिए ए ऑप्शन को टिक नहीं कर दीजिएगा। यहाँ 1 के बाद 2 नहीं होगा, यहाँ G1 के बाद S होगा, देन उसका G2 होगा। ये बचपन वाला पढ़ाई नहीं है, ये G1 और G2 की पढ़ाई है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, S के बाद G1 स्टार्ट हो रहा है, फिर G2 है, नहीं G1 और G2 के बीच में कौन आ जा रहा है, G1 और G2 के बीच में ये S आ जा रहा है। S इज नथिंग बट सिंथेटिक फेज, और इसमें DNA का अमाउंट क्या होता है, डबल होता है। तो सी ऑप्शन देखिए, G1 S G2 M, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट सीक्वेंस यही होगा, सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद M। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है, ये आपका PYQ है। ओके, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक प्लेस इन। आपको जस्ट बताया DNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, ये S फेज में होता है। यहाँ DNA का अमाउंट डबल होता है और यहाँ DNA का सिंथेसिस होता है। तो आप इसको S फेज देख लीजिए किसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए में ही प्रेजेंट है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अभी तक 3 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन सही हुआ होगा। 4th क्वेश्चन है, द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली टेक्स अबाउट। तो सेल साइकिल जो ह्यूमन सेल का होता है और एक ईस्ट सेल आपको बताए थे, तो उसका जो है कितने ड्यूरेशन का सेल साइकिल होता है, आपको ये बताना है। तो ह्यूमन सेल की बात करें स्टूडेंट, तो इसका था 24 आवर्स में इसका सेल क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा था, सेल साइकिल होता है। और ईस्ट की बात करें तो इसका 90 मिनट का क्या था, सेल साइकिल था। ओके, तो आप इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिए, 24 आवर 90 सेकेंड, या 90 सेकेंड है, आप देखते ही पहला टिक नहीं कीजिएगा, ए नहीं होगा, बी है 90 मिनट और 24 आवर्स, ये अपोजिट दिया हुआ है, यहाँ रेस्पेक्टिवली है, यानी कि आपको ह्यूमन सेल के बाद यहाँ ह्यूमन सेल होना चाहिए, देन उसका ईस्ट का बताना है, ये भी नहीं होगा।
सी ऑप्शन देखिए 24 मिनट 90 सेकेंड है, 24 मिनट नहीं 24 आवर्स होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को देखिए 24 आवर्स और 90 मिनट, तो 24 आवर्स और 90 मिनट, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इन एम फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रेस्पेक्टिवली कॉल्ड एज, यानी कि एम फेज में जो डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, इसको साथ में क्या बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं। देन उसके बाद आपको बताना है साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं। तो आपको बताए थे कि न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। आई होप आप रिवीजन करके आए होंगे। रिवीजन करके आइए, इसीलिए आपके लिए हम PLQ लाते हैं कि आप इस क्वेश्चन को देख के आपको ये दिमाग में आए कि हमको रिवीजन करके जाना चाहिए था। यहाँ साइटोप्लाज्म का होगा साइटोकाइनेसिस, इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आइए लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप इसको प्रीवियस लेक्चर को रिवीजन करके आइए। आपका क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड होता है, तो आप इसको ऑप्शन से मैच कर लीजिए। इन एम फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस बोलते हैं उसको, उसके डिवीजन को। तो यहाँ उल्टा है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के बारे में आपको पढ़ाया नहीं, डाइकाइनेसिस दूसरा टॉपिक है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन सारे सही हुए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आप 5 में कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितना सही हुआ है। ओके, तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप कितना पानी में हैं। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के बारे में बात करें तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम फेज के बारे में। एम फेज को आपको थोड़ा सा कल उसके बारे में बताए थे, लेकिन आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे एम फेज को। ओके, तो एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में एक सेल साइकिल को देखे थे। तो एक साइकिल था जो कुछ इस प्रकार दिख रहा था। ओके, सेल साइकिल में 2 फेज था। ये सेल साइकिल में इट इज कॉल्ड सेल साइकिल, इसको बोलते हैं एम फेज, और ये है इंटरफेज। इंटरफेज जिसको रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है, ये टोटल कितना समय ऑक्युपाई करता है, तो मोर देन 95% ये समय ऑक्युपाई करता है, समय लेता है। इसलिए समय लेता है तो प्रिपरेशन करने के लिए, सेल का ग्रोथ करने के लिए, सेल का डबल डीएनए को अमाउंट का डबल करने के लिए। तो इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। किस लिए होता है, डिवीजन करने के लिए प्रिपरेशन होता है। वही डिवीजन किस में होता है, तो ये एम फेज में होता है, जो लेस देन 5% ये समय लेता है एम फेज डिवीजन करने के लिए। ओके, तो सेल साइकिल की बात करें तो आपको बताए थे कि सेल साइकिल 2 फेज में डिवाइड है। आपको रिकॉल करा रहा है प्रीवियस लेक्चर से का रिलेटेड। तो आपको बताए थे कि एक एम फेज है सेल साइकिल का और एक है इंटरफेज, यही बताए थे। तो आपको बताए थे कि इंटरफेज फर्दर 3 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज G1, सेकेंड वन इज S एंड थर्ड वन इज G2। यहाँ तक बताए थे। इसको 3 फेज में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये और एक ये। तो ये आपका है S, ये आपका है M फेज, ये आपका है G1 फेज, ये आपका है S फेज और ये आपका है G2। क्लियर? तो G1 में क्या होता है, G1 डिसाइड करता है। G1 क्या डिसाइड करता है, तो G1 डिसाइड दैट सेल विल इंटर इनटू सेल साइकिल। ई सेल G1 क्या है, एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेक पॉइंट प्रेजेंट है। G1 डिसाइड करता है कि सेल साइकिल में जाना है या नहीं जाना है। ओके, तो ये डिसाइड करता है। तो S में क्या हो रहा था, S में सिंथेसिस हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। यहाँ डीएनए का अमाउंट क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा था। तो आप लोग साथ में इस चार्ट को बना लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको बाद में आसानी होगा। और आपको एक बात और बता दे कि आपको आगे का लेक्चर में जो एम फेज पढ़ाएंगे डिटेल में, तो उसके लिए आपके लिए कुछ ये लेकर आए हैं, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बना के दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बेटर कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपके लिए इतना करके आए हैं। ओके, तो एम फेज को एम फेज क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो एम फेज रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन। ओके,
जब हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में दो चीज होता है, एक होता है प्रिपरेशन और दूसरी चीज होता है सेल डिवीजन। यही होता है। जैसे अभी आप लोग जो है नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट 2026 में जब आप पेपर देने जाइएगा, तो अभी आपका इंटरफेज चल रहा है, यानी कि आप उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ये सेल साइकिल में इंटरफेज जो है, ये क्या है, यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे प्रिपरेशन होता है, क्या चीज का प्रिपरेशन होता है, तो ये सेल का ग्रोथ कराता है, सेल का ग्रोथ कराता है, प्लस डीएनए अमाउंट का क्या होता है, डबल होता है, डीएनए डबल। देन उसके बाद ये प्रिपरेशन किस लिए होता है, तो सेल का डिवीजन करने के लिए। वही सेल का डिवीजन कहाँ होता है, तो एम फेज में होता है। एम फेज रिप्रेजेंट क्या चीज को कर रहा है, सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो एम फेज की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, आपको कल बताए थे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम का संख्या क्या है, बराबर है। जो पेरेंट्स में क्रोमोजोम का नंबर है, वही प्रोजेनी में भी है। तो यहाँ इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट सेल एंड प्रोजेनी डॉटर सेल, डॉटर सेल, parent number of chromosome in parent cell and daughter cell equal, daughter cell are same। तो एम फेज को क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट क्या चीज को कर रहा है, एक्चुअल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल डिवीजन यानी कि यहीं पे क्या हो रहा है, माइटोसिस अकर हो रहा है। यहीं पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस एक्चुअल सेल डिवीजन में क्या होता है, दो चीज होता है। आपको बताए थे कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर का क्या होगा, डिवीजन होगा, जिसको आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू बताया। न्यूक्लियर के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ये चीज अभी जस्ट हम लोग रिकॉल किए हैं क्वेश्चन के थ्रू। और दूसरी चीज साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक समझ में आया बात। हाँ, अब बात करें कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर 4 स्टेज में डिवाइड है। ये कैरियोकाइनेसिस आपको दिख रहा है, तो आज का लेक्चर जो है यही कैरियोकाइनेसिस के ऊपर डिपेंड है। और हम लोग जो एम फेज में पढ़ रहे हैं, एम फेज क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन को, यानी कि सेल डिवीजन एक्चुअली यही एम फेज में डिवाइड हो, एक्चुअली सेल डिवीजन यहीं पे होता है। और इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस एम फेज यानी कि माइटोसिस यहीं पे हो रहा है। तो माइटोसिस की बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है ये 4 स्टेज में डिवाइडेड है, डिवाइडेड, आप लोग साथ में लिखते चलिए, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेज। तो पहला स्टेज क्या है, आप इसको ऐसे याद रखिए, पी मैट। तो पहला है प्रोफेज, सेकेंड वन है मेटाफेज, आप पी मैट से याद रखिएगा। ए है एनाफेज और टी है टिलोफेज। टी क्या है, टिलोफेज है। ओके, टी है टिलोफेज और साइटोप्लाज्म डिवीजन दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में कल और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज का लेक्चर बता देते हैं कि क्या चीज के ऊपर डिपेंड है। हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल में 2 फेज होता है, एक एम फेज और एक इंटरफेज, दैट इज कॉल्ड एम फेज। और ये तीनों को मिला के इंटरफेज बोल रहा है। इंटरफेज में क्या क्या है, इंटरफेज में है G1, S और G2, यही है। तो इंटरफेज में है G1, S और G2, G1, S, G2। यहाँ तक बात समझ में आए। इंटरफेज प्रिपरेशन करता है, जैसे आप अभी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी लंबे समय ले रहे हैं, मतलब कि अच्छा खासा समय ले रहे हैं नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो पेपर जो है मात्र 3 घंटा का है, आपका पेपर जो होगा 3 घंटा का होगा। लेकिन आप उसके लिए कितना समय दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो कितना घंटा, दिन, महीना, 1 साल के आसपास समय देते हैं। देन उसके बाद आप जो है बहुत, जो 11th में है तो वो 2 साल देगा, जो 12th में वो 1 साल देगा अभी, और जो ड्रॉपर में है तो वो 1 साल देगा। तो कुछ उसी प्रकार आप साल तो दे रहे हैं ना, समय दे रहे हैं, और आपका पेपर मात्र 3 घंटे का है। तो उसी प्रकार इंटरफेज जो है लंबा समय लेता है, क्या चीज़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो सेल ग्रोथ और से इसमें क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है। ओके, तो दूसरी तरफ बात करें एम फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन AL लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे AL छूट गया हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है, माइटोसिस में हो रहा है। और
एक्चुअल सेल डिवीजन यही एम फेज में हो रहा है, जिसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन पहले होता है, देन उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ये चार स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज पी मैट। तो P4 स्टैंड फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और देन साइटोकाइनेसिस है। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए और ये भी लिख लीजिए कि आफ्टर G2 फेज सेल विल इंटर फॉर सेल डिवीजन। ओके, तो सेल जो है कहाँ चल जाएगा? आफ्टर G2 फेज सेल विल इंटर फॉर सेल डिवीजन। G2 के बाद सेल डिवीजन हो रहा है यही। तो ये एम फेज जो है आपको 4 फेज में डिवाइड है। ये 1 2 3 4, तो PMAT, और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। देन G1 का दूसरा फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद आपको एम फेज के बारे में डिटेल में आगे बता रहे हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। इक्वेशनल डिवीजन को आप लोग सही कर लीजिए। एल हम लोग यहाँ आपको एल लिख दिए लेकिन दिख नहीं रहा है, तो इसको एल कर देते हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन है। ओके, तो एम फेज को क्या बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। ओके, आप इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों बोलते हैं? कि कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन of cell organelles, DNA, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट डायमेटिक फेज एम फेज को बोलते हैं। तो एम फेज में क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, देन उसका साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो ये दोनों के बाद क्या होगा? 2 डॉटर सेल बनेगा। तो 2 डॉटर सेल बन रहा है, तो उसमें एक इक्वल में क्या करना है? साइटोप्लाज्म भेजना है। इसमें साइटोप्लाज्म एक इक्वल भेजना है। डीएनए का अमाउंट एक इक्वल होना चाहिए। देन उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स भी एक इक्वल होना चाहिए। तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट डायमेटिक फेज। यानी कि ये एक तरह का क्या कर रहा है? एम फेज बंटवारा कर रहा है दोनों में एक इक्वल में। ये इसको सेल ऑर्गेनल्स, डीएनए और साइटोप्लाज्म देना चाह रहा है। ओके, तो आप इस बात को लिख लीजिए, कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, डीएनए, साइटोप्लाज्म। ओके, इसको इरेज करते हैं। तो ये था आपका एम फेज। तो एम फेज में हम आपको क्या बताया कि इसमें 4 स्टेज होता है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन का 4 स्टेज होता है। फर्स्ट वन इज प्रोफेज। तो इसी को आपको डिटेल में पढ़ाना है। जो 4 स्टेज देखे कैरियोकाइनेसिस का, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसी प्रोफेज को अभी इस लेक्चर में, एनाफेज को, टीलोफेज को और मेटाफेज को डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए प्रोफेज। प्रोफेज की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोफेज क्या है? प्रोफेज है फर्स्ट स्टेज। क्या है? प्रोफेज है फर्स्ट स्टेज। आपको पता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन का ये फर्स्ट स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस ये क्या चीज को फॉलो करता है? फॉलो G1, फॉलो G2 S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। यानी कि आपको बताए कि ये सेल साइकिल है, यहाँ पर M हो रहा है, ये M माइटोटिक हो रहा है, ये है G1, ये है S और ये है G2। तो ये जो M फेज हो रहा है, तो उससे पहले S को ये फॉलो करते हुए, G2 को फॉलो करते हुए देन M पे पहुंच रहा है। वही चीज को लिखे हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो मेटाफेज की बात करें तो इसमें ये 4 है। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ओके, तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज। तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का ऑफ माइटोसिस। फॉलो S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो ये क्या चीज को फॉलो करता है? G2 फेज और S फेज को फॉलो करते हुए ये पहुंचता है प्रोफेज के पास। देन बात करें तो जो न्यू डीएनए फॉर्म हुआ है, जो न्यू डीएनए फॉर्म कहाँ? इन S फेज। S फेज में फॉर्म हुआ था न्यू डीएनए, यहीं पे बना था। न्यू डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था इस S फेज में, यहाँ पे। तो न्यू डीएनए जो फॉर्म हुआ है इन S फेज ऑफ इंटरफेज, वो एक्चुअली में क्या है? उलझा हुआ है। उलझा हुआ का मतलब क्या है? इंटरबाइंड है। ओके, तो दो न्यू डीएनए फॉर्म्ड इन S फेज ऑफ इंटरफेज इज क्या? इंटरबाइंड। ओके,
इज नॉट डिस्टिंक्ट यानी कि अलग नहीं है, इज नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड है। आप इस बात को लिख लीजिए। ओके, तो जो न्यू डीएनए पहले बता देते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का ऑफ माइटोसिस फॉलो SNG2 फेज ऑफ इंटरफेज। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया। न्यू डीएनए जो फॉर्म हुआ है एस फेज में, एस फेज में जो हुआ है एस फेज किसका, इंटरफेज का, इज नॉट डिस्टिंक्ट, ये क्या है, अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, आपस में उलझे हुए हैं, इंटरवाइंड है। ओके, तो अब जो आपको प्रोफेज बताने जा रहा है आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आसानी में, जैसे कि प्रोफेज में क्या पढ़ना है, यही कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, क्या चीज़ स्टार्ट हो रहा है, उसी सबको देखेंगे। तो आप एक ट्रिक से याद रखिएगा, CDS। तो प्रोफेज में क्या होता है, CDS, सी के बाद क्या आता है डी, और डी के बाद ई नहीं एस। ओके, तो अल्फाबेट में तो ई आता ही है, लेकिन यहाँ प्रोफेज में एस याद रखिएगा। ओके, तो सी की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोफेज में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। जो डीएनए था उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। ओके, सेकेंड सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। डी से बात करें, डी स्टैंड फॉर, यहाँ सी का मतलब है सी। डी से बात करें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, आपको एक एक करके समझाएंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, ये भी क्या होगा, स्टार्ट। ओके, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट। और इसका क्या मतलब हुआ, प्रोफेज में क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझाने के लिए हम हैं। ये देखिए कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, CDS, सिंपल CDS। सी का मतलब है क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। जो डीएनए था, जो क्रोमैटिन के फॉर्म में था, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन होके वो क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाएगा। जब क्रोमैटिन, डीएनए का कंडेंसेशन होता है, डीएनए का क्रोमैटिन, और उससे क्या बनता है, क्रोमोजोम, है ना। तो ये कंडेंस होते जाता है, डीएनए एक डबल है, बहुत बड़ा ये है, 2.2 मीटर लंबा है, तो इसको कंडेंस करना पड़ता है। तो क्रोमैटिन, देन उसका क्रोमोजोम, तो इसको कंडेंस करके देखिए क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, देन उसका सेंट्रियोलर मूवमेंट बिगेन। आपको बताए थे कि एस फेज में सेंट्रियोलर मूवमेंट का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो जो सेंट्रियोलर मूवमेंट, सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल ये ऐसा था कुछ, तो यही सेंट्रियोल का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ये सेंट्रियोल का क्या होगा, मूवमेंट होगा। साइटोप्लाज्म में था तो वो कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। तो सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट। डिसइंटीग्रेशन किसका होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसके अंदर क्या है, डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, ये टूटेंगे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, न्यूक्लियस का टूटना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, ये प्रोफेज में स्टार्ट होता है और मेटाफेज में इंड होता है। जहाँ इंड होता है वहां से मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज के बाद क्या होता है, मेटाफेज, तो वो मेटाफेज वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको आगे बताएंगे मेटाफेज के बारे में। डी स्टैंड फॉर डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, अभी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसका क्या होगा, डिसअपियरेंस, धीरे धीरे गायब होने लगेगा। डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, गायब होना। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा, गायब होने लगेगा। उसके बाद एस स्टैंड फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, और इसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का क्या होगा, स्टार्ट होने लगेगा। ओके, तो आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको इसको समझाते हैं कि क्या क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है। ये देखिए, ये है एक सेल, सेल में क्या है, सेल में है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बना देते हैं, ये कुछ इस प्रकार, देखिए आप लोग साथ में बनाते जाइए, इस तभी जो है आपको प्रोफेज समझ में आएगा। इजी है प्रोफेज, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको। ओके, तो इसमें क्या है, डीएनए इंटरवाइंड है। डीएनए क्या है, डीएनए जो अमाउंट उसका डबल हुआ था एस फेज में, वो क्या है, आपस में उलझा हुआ है, आपस में क्या हुआ है, उलझा हुआ है, कुछ इस प्रकार। यहाँ देखिए, यहाँ डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था, देन तो ये क्या है, डीएनए इंटरवाइंड। आप इसको लिखिए, यहाँ पे डीएनए क्या है, इंटरवाइंड है। हम लोग प्रोफेज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो डीएनए इंटरवाइंड है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा
उलझा हुआ है तो सुलझेगा, तो अनटेंगल्ड उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनटेंगल्ड। और यहाँ धीरे धीरे जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगा, टूटने लगेगा, धीरे धीरे ये भी टूटना स्टार्ट हो गया है। ओके, धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, कुछ इस प्रकार टूट रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, उलझा हुआ डीएनए सुलझेगा, तो उलझा हुआ डीएनए को सुलझा देते हैं, आपस में जो उलझ गया है उसको सुलझा देते हैं कुछ इस प्रकार, उलझा हुआ को सुलझा दिए। तो ये क्या थे, डीएनए इंटरवाइन था, तो डीएनए को क्या किए, अनटेंगल्ड किए, डीएनए को अनटेंगल्ड किए, डीएनए अनटेंगल्ड हुआ। यहाँ पर डीएनए क्या होता है, अनटेंगल्ड, यानी कि उलझा हुआ जो है वो सुलझ गया। अब डीएनए जब अनटेंगल्ड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। जो ये डीएनए है इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, इसका क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट, क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिए स्टूडेंट। तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिए, डीएनए अनटेंगल्ड था, उसके बाद हम लोग क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो आप लोग साथ में बनाते चलिएगा, आपको देन उसका समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहे हैं प्रोफेज में, ये देखिए कुछ इस प्रकार। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये देखिए ये टूट रहा है, ये देखिए कंप्लीट नहीं टूटता है प्रोफेज में, ये कंप्लीट नहीं टूटता है। कंप्लीट कहाँ टूटेगा, ये क्रोमोसोम यहाँ पे अपीयर होने लगेगा, ये टूट रहा है, ये देखिए टूटता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लीजिए। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए हल्का हल्का टूटा, और यहाँ टूट रहा है हल्का से थोड़ा और हल्का ज़्यादा टूटा। ओके, तो इसमें अब क्या है, इसमें है आपका क्रोमोसोम, इसमें क्या है, क्रोमोसोम। ये देखिए इसमें है क्रोमोसोम। तो ये जो कंडेंसेशन जो स्टार्ट हुआ था, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम अपीयर होने लगेगा। तो आप इस बात को लिखिए, आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो आप लोग लिखिए क्रोमोसोम अपीयर हो रहा है। क्रोमोसोम जो अपीयर हो रहा है इसमें क्या है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, हाँ है। तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड के साथ आपको दिख रहा होगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड के साथ आपको दिख रहा होगा। आप लोग को ये पता नहीं 2 सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, आपको जो है नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं इसके थ्रू। ये देखिए ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार है, यहाँ दिख रहा है। तो ये क्रोमोसोम अपीयर होने लगा जब ये क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। क्रोमैटिन जब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो ये कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये है क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम के बीच में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के बीच में देखिए ये है सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, जो पीला कलर का आपको दिख रहा है ये सेंट्रोमियर। और ये है इसका काइनेटोकोर्स, आपको बताएंगे अभी। तो आपको बता दें कि ये है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है जैसे कि ये है क्रोमोसोम, तो ये है सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें आपको 4 आर्म्स दिख रहा होगा, एक आर्म्स, दूसरा आर्म्स, तीसरा आर्म्स और 4th आर्म्स, ये 4 आर्म्स दिख रहे होंगे। तो ये दोनों ये जो है इससे मिलकर बना, ये एक और इधर होगा, एक इधर है नहीं, तो ये एक दोनों, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है आपस में, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। आपको अपीयर हो रहा है, क्रोमोसोम विजिबल होने लगा। तो यही चीज होता है यहाँ पे, यही चीज क्या हो रहा है, प्रोफेज में दिखने लगता है, क्रोमोसोम अपीयर होने लगता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखने लगता है ये। लेकिन ये क्लियरली विजिबल, अच्छे से ज्यादा कंडेंस, और ये और कंडेंस होता है किसमें, जाके मेटाफेज में। आपको जो अगला स्टेज पढ़ाएंगे मेटाफेज, वहां पे ये मोर कंडेंस होगा, और वहां पे मोर कंडेंस होकर ये देखिए ये कुछ इस प्रकार है ना, ये ज्यादा कंडेंस हो जाएगा तो ये एम फेज, सॉरी ये नहीं, ये कुछ और ज्यादा कंडेंस होगा तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाएगा। ओके, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार होगा, तो ये ज्यादा कंडेंस होगा, और आपको वहां पे मेटाफेज में बताएंगे। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये है सेंट्रियोलर मूवमेंट बिगेन हो गया था। यहाँ पे सेंट्रियोलर मूवमेंट्स, ये जो सेंट्रियोलर था ये साथ में था, यहाँ पे ये कहाँ था, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। तो ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग चला गया, दोनों सेंट्रियोलर मूवमेंट का स्टार्टिंग हो गया। तो ये यहाँ पर सेंट्रियोलर अपोजिट पोल्स पे चले गए, ये अपोजिट पोल्स पे चला गया, और ये अपने आसपास का माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाया। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आसपास, इसके आसपास जो प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। ये क्या बनाना है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, यहीं से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, एस्टर, ये है एस्टर,
एस्टर और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। ये अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये लगभग टूट चुका है, लेकिन पूरा नहीं टूटा। ये पूरा टूटेगा तो एम फेज स्टार्ट, ये मेटा फेज स्टार्ट हो जाएगा। ये टूटने लगा, ये क्या हो गया, टूटने लगा। और यहाँ आपका क्या प्रेजेंट है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, क्रोमोजोम। ये है आपका क्रोमोजोम। क्रोमोजोम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये है क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम अब ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में बिखरने लगेगा। अभी पूरा नहीं बिखरा है, ये अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी पूरा नहीं टूटा। आपको फिर बता रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ टूटेगा, तो ये कंप्लीट मेटाफेज में टूटेगा। जैसे ही कंप्लीट टूटेगा तो मेटाफेज का स्टार्टिंग हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, एस्टर। ये क्या है, एस्टर। एस्टर क्या बना रहा है, स्पिंडल फाइबर बना रहा है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ये देखिए आपको दिख रहा है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। आपको बताएंगे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो हो रहा है इसका क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ये करता है, आपको नेक्स्ट स्टेज में पता चलेगा। जब आगे बताएंगे तो वहां पे स्टार्ट पता चलेगा। ओके, तो सेंट्रोमियर मूव अपोजिट पोल्स, सेंट्रोजोम मूव अपोजिट पोल्स एंड स्टार्ट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आप लोग लिख लीजिए इस बात को। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं प्रोफेज में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए प्रोफेज के बारे में बता रहे हैं। प्रोफेज में फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन जो हो रहा है, हम लोग एम फेज पढ़ रहे हैं। एम फेज में 4 स्टेज होता है। कैरियोकाइनेसिस का 4 स्टेज होता है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेज जो है प्रोफेज है। तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है ऑफ माइटोसिस। फॉलो S-G2 फेज को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो फॉलो S-G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ओके, न्यू डीएनए जो फॉर्म हुआ है एस फेज में वो क्या है, नॉट डिस्टिंक्ट, अलग नहीं है, वो उलझा हुआ है, इंटरबाइंड है। यहाँ पर देखिए ये उलझा हुआ है, डीएनए इंटरबाइंड है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, इसलिए स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। ये डीएनए अब क्या होगा, अनटेंगल्ड होगा। दोनों डीएनए क्या होगा, अनटेंगल्ड होगा। जो अनटेंगल मतलब कि उलझा हुआ है वो सुलझेगा। तो आपको बताया कि डीएनए अनटेंगल्ड है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो जैसे 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 क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मतलब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होते चलेगा तो क्रोमोजोम अपीयर होगा। तो ये क्रोमोजोम आपको अपीयर होता हुआ दिख रहा है, जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। ये इसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, दैट इज कॉल्ड, ये एक क्रोमैटिड और एक क्रोमैटिड। तो 2 क्रोमैटिड आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड। और ये येलो वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये येलो वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये कैनाइटोकोर्स है। इसी कैनाइटोकोर्स से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे मेटाफेज में कैनाइटोकोर्स से ये स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। तो आपको बताएंगे आगे, आप लोग सब्र रखिए और लेक्चर के साथ बने रहिए। और आपको ट्रिक बताया कि प्रोफेज में सीडीएस से याद रखिएगा, यानी कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। ये क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक अपोजिट पोल्स के पास पहुंच गया। तो ये कहाँ पहुंच गया, अपोजिट पोल्स। आप लोग लिख लीजिए, अपोजिट पोल्स पे ये पहुंच गया। ओके, डी स्टैंड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होगा, टूटेगा। ये स्टार्ट हुआ है, टूटना स्टार्ट हुआ है। ओके, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि ER, गोल्गी, लाइसोजोम्स, ये सब क्या होंगे, ये सब डिसअपीयर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है सेल में प्रेजेंट, ये डिसअपीयर होने लगेंगे। डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ तक बात समझ में आया। अब एस की बात करें तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट। ये स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ आपको डायग्राम के थ्रू बताया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग मेटाफेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट? आई होप आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। ये था प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस का ये था पहला स्टेज बोले तो प्रोफेज। तो प्रोफेज के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटाफेज के बारे में। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा मेटाफेज। तो आई होप आपको प्रोफेज अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोफेज में कुछ नहीं, एक्चुअली में सिर्फ और स्टार्ट होता है, जैसे कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट। तो ये सब सिर्फ स्टार्टिंग हो रहा है। ये सब कंप्लीट कहाँ पे जाके होगा, तो नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड मेटाफेज में ये कंप्लीट होगा। तो आप लोग को हेडिंग देना है मेटाफेज।
मेटाफेज, तो मेटाफेज की बात करें तो आपको मेटाफेज को समझना है तो आप इसमें देखिए कि मेटाफेज में क्या है, एम है तो आप इसको 3 एम में डिवाइड कर दीजिए। आपको 3 एम में जैसे ही डिवाइड कीजिएगा आपको एम मेटाफेज समझ में आ जाएगा। ऐसा क्या, 3 एम में डिवाइड कर लिए, एम फॉर मेटा यानी कि एम का क्यूब, एम का क्यूब यानी कि एम इंटू एम इंटू एम, 3 एम है। ये मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक बता रहे हैं। तो मेटाफेज क्या होता है, सबसे मोटा फेज है ये क्या है, मोटा फेज। आप एम से याद, मेटाफेज को मोटा से याद रखिए, यानी कि जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था क्रोमोसोम ये डीएनए का, क्रोमैटिन का, तो ये जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था ये क्या प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट कहाँ होगा, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में जाके कंडेंसेशन और होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और ये कुछ जो है आपको कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। ये पतलू सा जो है क्रोमोजोम ये मोटू सा हो जाएगा, दिख रहा है, ये मोटू सा हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, ज़्यादा कंडेंस होकर ये देखिए छोटू सा और मोटा सा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये यही होता है, ये मोटा हो जाता है। जैसे जैसे क्रोमैटिन कंडेंस होते जाएगा तो और जो है ये होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। ओके, और ये आपस में मिडिल में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, मिडिल में मिल गए। आप लोग लिखिए मिडिल में मिल गए, मिडिल में मिल गए। और एक है एम और, तो ये इसको क्या चीज बताता है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर मेटाफेज क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो आप मेटाफेज में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इजी टू स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, इजी है, इजी टू स्टडी ऑफ इजी टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है गुरुजी, यहाँ तक समझ में आ गया। मेटाफेज की बात करें तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। कहाँ पे, तो प्रोफेज में। ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, तो ये मेटाफेज में होगा। तो आप लोग लिखिए इसको, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is the beginning of मेटाफेज। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको बताए थे, आपको जस्ट रिकॉल करवाए थे कि जो डिसइंटीग्रेशन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हुआ है ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है पूरी तरह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में नहीं टूटता है, ये पूरी तरह से जब टूट जाएगा, टूटता कब कहाँ पे है, ये टूटता है मेटाफेज में। ये मेटाफेज में टूटता है, मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो कहाँ वो मेटाफेज स्टार्ट होता है, हो जाता है। ओके, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, यहाँ से आपका मेटाफेज स्टार्ट हो गया। इससे क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही टूट जाएगा, ये जब टूट गया, इसके अंदर क्रोमोसोम है, जब ये टूट गया, जैसे ये है और ये टूट गया, टूटते 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 ये पूरा टूट गया। जब ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट था, तो ये क्रोमोसोम बिखर जाएगा साइटोप्लाज्म में। बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा, क्लियर, समझ रहा है, चमक रहा है। तो ये क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाएगा। तो आप इस बात को लिखिए, क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। ओके, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोमोसोम क्या होता है, फुल्ली कंडेंस होता है। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, वहां पे क्या लिखे थे, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। आप उस बात को पॉइंट को याद कीजिएगा। तो प्रोफेज में आपको बताया था कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन वहां पे स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा। तो क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड, ये फुल्ली कंडेंस हो जाता है, जिसके वजह से ये इजी हो जाता है इसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना। इजी टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ये फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा। ये फुल्ली कंडेंस्ड होके ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये देखिए, आपको फिर बता देते हैं, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा। तो आप इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इजीली पढ़ सकते हैं, दिख रहा है, हाँ। ये कुछ इस प्रकार हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोमोजोम क्या चीज से बना हुआ है? क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड। ये दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ये जो है क्रोमोजोम है, ये टू सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिख रहा है। हाँ, ये टू सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर ये क्रोमोजोम बना हुआ है। ओके, तो आपको बता दें कि ये जो टू सिस्टर क्रोमैटिड है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, ये कि टू सिस्टर क्रोमैटिड फर्स्ट विजिबल कहाँ था? क्या प्रोफेज में टू सिस्टर क्रोमैटिड नहीं दिख रहा था? दिख रहा था। तो पहली बार आप टू सिस्टर क्रोमैटिड को कहाँ देखे? प्रोफेज में देखे। तो आप लोग लिखिए क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड फर्स्ट विजिबल आपको कहाँ हुआ? फर्स्ट विजिबल इन प्रोफेज। आप प्रोफेज में देखें, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। टू सिस्टर क्रोमैटिड आपको क्लियरली विजिबल होगा, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ओके, ये देखिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए। आपको ये जो है दो सिस्टर क्रोमैटिड आपको कहाँ दिखा था? आपको प्रोफेज में दिखा था, पहली बार आप वहाँ पे देखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आपको क्लियरली विजिबल होगा। ओके, तो क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड, यहाँ पे लिखिए क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड आर क्लियरली विजिबल। क्लियरली, और देखिए फर्स्ट विजिबल और क्लियरली विजिबल में अंतर होता है। आप किसी को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वहां पे आप उसको क्लियर नहीं देख पाए, समझ रहे हैं? हाँ सर गुरु जी, ये बात तो हम जल्दी समझ जाते हैं। तो ये फर्स्ट विजिबल है, और आप किसी को देखते हैं, यानी मान लीजिए कोई है, ये है, हम बताएंगे नहीं कि क्या है, आप लोग समझ जाइए कि ये फर्स्ट विजुअल। आप इसको कहीं से देखें, दूर से देखें, ये फर्स्ट विजुअल हुआ। आप यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये फर्स्ट विजुअल हुआ। देन आप कहीं पे गए किसी पार्टी फंक्शन में, तो वहाँ पे आपको ये क्या हो रहा है? क्लियरली विजिबल हो रहा है। आप यहाँ से इसको गौर से देख रहे हैं, अच्छे तरीका से देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो ये क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड। आप लोग सब कुछ देख लिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, इसके पास नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? तो क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड आर क्लियरली विजिबल। ये क्लियरली विजिबल कहाँ होता है? ये होता है इन मेटाफेज। तो आप मेटाफेज में आप इसको क्लियरली देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आप इसको रोड पे देखें तो वो प्रोफेज था, आप किसी इसको नजदीक से देख रहे हैं तो ये फर्स्ट बार क्लियरली विजिबल, जो क्लियरली विजिबल होता है ये मेटाफेज में होता है किसी पार्टी फंक्शन। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये बायो का पार्ट है नहीं। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोजोम, टू क्रोमोजोम, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोजोम with the help of कैनाइटोकोर्स। कैनाइटोकोर्स के हेल्प से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोजोम विथ द हेल्प ऑफ कैनाइटोकोर्स। ओके, तो कैनाइटोकोर्स क्या है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ तक दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो ये कैनाइटोकोर जो है, कैनाइटोकोर्स कैसे बना है? तो कैनाइटोकोर्स इज फाउंड बाय, कैनाइटोकोर जो बनता है इज फाउंड बाय स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही बना है, इज फाउंड बाय स्पिंडल फाइबर। ओके, फाइबर आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने मेटाफेज में क्या क्या पढ़े हैं, तो आपको रिकॉल कराते हैं। ये देखिए कि मेटाफेज यानी कि मोटा फेज, आप इसको मेटाफेज को मोटा फेज से याद रखिए। मोटा कहने का मतलब ये है कि क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस हो चुका है, क्रोमोजोम और कंडेंस होके और ये कुछ मोटा इस स्ट्रक्चर बना लिया है, ज्यादा कंडेंस हो गया है, समझ रहे हैं ना? तो मेटाफेज क्या है? मिडिल में मिल जाता है, मिडिल में मिल जाता है। मिडिल बोले तो इक्वेटर में मिल जाता है, आपको अभी बताएंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट लिख ही लीजिए साथ में ही। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि क्रोमोजोम मूव एट द इक्वेटर। ये कहाँ पर आता है? बीच में आता है, कुछ इस प्रकार। ये देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार आपको क्रोमोजोम बीच में आ जाएगा। आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। ये सारा जो है बीच में, मिडिल में मिल गया, यही चीज लिखे है, मिडिल में मिल गया, यानी कि बीच इक्वेटर में आ गए। ये क्रोमोजोम ये सेल के बीचों बीच आ गए। ओके,
और मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसके मॉर्फोलॉजी, एक एम का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, इजी टू स्टडी मॉर्फोलॉजी के बारे में, आप क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी के बारे में इजीली स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्टार्ट हुआ था टूटना, वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ कंप्लीट होता है, मेटाफेज में कंप्लीट होता है, वहीं से आपका मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, जब वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब टूटेगा तो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा क्रोमोसोम। अब तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, तो क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये कुछ इस प्रकार। अब तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये साइटोप्लाज्म में क्या है, स्प्रेड है। स्प्रेड होने के बाद ये इक्वेटर पे आ जाता है, एक लाइन में, एक मिडिल में मिल जाता है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, ये फुल्ली कंडेंस हो जाता है। इजी टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, आप इसका मॉर्फोलॉजी फिर से वही पॉइंट है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है, कुछ इस प्रकार। एक सिस्टर ये, एक ये और एक ये, ठीक। इसमें 4 आर्म्स है, एक आर्म्स ये, एक आर्म्स ये, एक आर्म्स ये और एक आर्म्स जो पकड़े हुए हैं ये, तो इसमें 4 आर्म्स है और 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये कंप्लीट और एक पूरा ये, कुछ इस प्रकार। एक ये होगा और एक और होगा। ओके, तो क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू सिस्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड फर्स्ट विजिबल इन प्रोफेज। आप 2 सिस्टर क्रोमैटिड इसको, इस स्ट्रक्चर को आप प्रोफेज में देखे थे, लेकिन मेटाफेज में आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि ये मोटा हो चुका है, आप इसको अच्छे तरीका से देख पा रहे हैं। जब कोई मोटा हो जाता है तो आप मोटे इंसान को दूर से ही आप देख सकते हैं, तो ये कुछ उसी प्रकार ये मोटा हो गया है, तो आप इसको मेटाफेज में आसानी से क्लियरली विजिबल होता है। ओके, तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ किनेटोकोर्स। और आपको एक पॉइंट और बता दें कि ये जो क्रोमोसोम है, इस बीचों बीच क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, बीचों बीच जो येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रोमियर। ओके, और ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ साइड से, इससे क्या निकला हुआ है, ये है आपका किनेटोकोर्स, वही किनेटोकोर्स है ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है किनेटोकोर्स, और इसी किनेटोकोर्स के थ्रू स्पिंडल फाइबर जो है अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर यहाँ से, धागा यहाँ से और इसको यहाँ से ये अटैच होगा। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो एस्टर है इसको अपने थ्रू अटैच करेगा, नीचे भी। तो ये कुछ इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे अलाइनमेंट है, और ये है किनेटोकोर्स। आपको एक बार और दिखा देते हैं, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर जूम नजदीक से दिखा रहा है, ये क्या है, किनेटोकोर, और ये येलो कलर का सेंट्रोमियर। और ये किनेटोकोर्स कैसा है, तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, किनेटोकोर इज फाउंड बाय स्पिंडल फाइबर, और ये किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही बना है। ओके, अब आपको बता दें कि क्रोमोसोम कहाँ पे मूव कर गया, इक्वेटर पे आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये एस्टर, ये एस्टर क्या कर रहा है, ये स्पिंडल फाइबर इसके थ्रू अटैच है, ये देखिए। और एक अपोजिट पोल्स पे यहाँ पे है, यहाँ देखिए। आप लोग इस स्ट्रक्चर को बनाइए तो आप लोग सही से समझ सकते हैं। ये किनेटोकोर से कनेक्ट है, किनेटोकोर से ये कनेक्ट है। ब्लैक कलर से आपको बना देते हैं, ये देखिए, ये किनेटोकोर दिख रहा है, ये इसी किनेटोकोर्स के थ्रू, ये देखिए स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ये है स्पिंडल फाइबर। आप इस बात को लिखिए, स्पिंडल फाइबर। और ये क्या है, ये है किनेटोकोर्स, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर में किनेटोकोर्स दिख रहा है, आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा है, तो ये कुछ किनेटोकोर्स है, ये है ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर किनेटोकोर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, किनेटोकोर्स। तो ये किनेटोकोर्स है, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर किनेटोकोर्स। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो यही है मेटाफेज। मेटाफेज में और कुछ नहीं होता है, मेटाफेज में मिडिल में मिल जाता है कौन, क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। ये देखिए क्रोमोसोम बीच में आ गया, हाँ आ गया। क्रोमोसोम क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर से, हाँ अटैच है। किसके थ्रू अटैच है, तो किनेटोकोर्स के थ्रू अटैच है। तो ये किनेटोकोर्स के थ्रू अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। ये देखिए एक धागा यहाँ से निकला, ये ऐसे ऐसे, तो एक ये जो एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये 2 स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होता है। यहाँ से यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ एक क्रोमोसोम, यहाँ कुछ इस प्रकार जो है ये होता है। ओके, तो ये था मेटाफेज। आई होप आपको ये मेटाफेज समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज आपको अच्छे से समझाएंगे। इसमें एनाफेज में कुछ नहीं होता है, ए फॉर एना और ए फॉर अलग, तो अलग हो जाता है। ये क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर इसको खींच लेता है, स्पिंडल फाइबर एनाफेज में इसको क्या करेगा, खींच लेगा। ये देखिए, ये जब खींचेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये अलग हो जाएगा, ये अलग होके कुछ इस प्रकार ऐसे चला जाएगा ऊपर, और ये अलग होके ये कुछ इस प्रकार इसे ऐसे चलाएगा। ओके, तो ये कुछ नहीं होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यही एनाफेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको हम लोग आज क्या पढ़ाया, आज आपको मैंने पढ़ाया प्रोफेज और मेटाफेज। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रोफेज और मेटाफेज। तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज और मेटाफेज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे, और देन साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।
टाटा बाय बाय स्टूडेंट।